चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हमारी जीके की यह है चौथा दिन है और हम जो है एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं जो भारत के किसी भी परीक्षा के लिए अपने आप में जो है भरपूर कंटेंट देने वाली है। यदि यह सीरीज आप दोस्तों एक ही क्लास कर लेते हैं पूरी ध्यानपूर्वक, तो निश्चित रूप से आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ देख पाएंगे और इस रिवीजन के दौरान जो है आप महसूस करेंगे इस चीज़ को कि हाँ, अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है वो सब कुछ यहीं पर मिल रहा है। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं और आपकी नज़दीक में परीक्षा है या फिर आप किसी भी परीक्षा के लिए जीके तैयार कर रहे हैं, फ्रेंड्स, फैक्ट जो होती है वो बार बार रिवीजन करने से ही याद होते हैं। इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जिन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होता है उसकी क्लास अलग से मैं चला रहा हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं मोटिवेशन की लाइनें जो दोस्तों कम बनती हैं, थोड़ा सा मुझे पढ़ाना आता है। चलिए मैं अपना कार्य करता हूँ, आप अपना कार्य जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं। लेकिन हाँ, आप कम से कम दोस्तों अगर देखने के लिए आए हुए हैं तो याद रखिएगा कम से कम इसके 2 क्वेश्चन देख लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन देख लीजिए। यदि इसके बाद मैं तो कहूँगा पूरी क्लास देख लीजिए, नहीं 5-10 मिनट की क्लास देख लीजिए। इसके बाद आपका जो दिल करे जो करिएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। 2 ही क्वेश्चन देख लीजिए। 25 करवाऊंगा, 25 में कोशिश करूंगा कि 300 फैक्ट हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो है महान लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। सिकंदर महान जो था, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? सिकंदर जो वही है जो विश्व विजय का सपना देखने वाला व्यक्ति है, वही सिकंदर। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? और ये भारत में आया और इसके यहीं पर जो है क्या हो गया, निपट गया। मतलब इससे आगे नहीं बढ़ पाया। पूरा भारत क्या भैया कोने में ही आ पाया। चलिए जानते हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी बेबीलोन में हुई थी। चलिए प्रश्न संबंधी बात करता हूँ, तथ्यों की बात करता हूँ। सिकंदर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ दोस्तों ये मकदूनिया रियासत में हुआ था। मकदूनिया में हुआ था और ये कहाँ पर पड़ती है? यूनान में पड़ती है, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अगली बात करें हम कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो सिकंदर की जो मृत्यु है दोस्तों एशिया महाद्वीप में हुई थी, जब भारत से वापस लौट रहा था। दफनाया कहाँ पर गया था? तो ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसे अफ्रीका में दफनाया गया। तो इसकी मृत्यु दूसरे महाद्वीप में, जन्म दूसरे महाद्वीप में और दफनाया गया दूसरे महाद्वीप में। अगली बात की जाए, जब भारत में इसने आक्रमण किया तो उस टाइम पर एक भारत के राजा ने सहयोग किया था। वो राजा दोस्तों कहाँ का था? वो था तक्षशिला का राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम था राजा अम्भी। क्या नाम था? राजा अम्भी। बितस्ता का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और किनके मध्य में हुआ था? यह है सिकंदर और राजा पोरस के मध्य में हुआ था। फ्रेंड्स, बात करें सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर ने दोस्तों 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तो इस टाइम पर मगध में जो किसका शासन हुआ करता था? नंद वंश का शासन हुआ करता था और यहाँ का शासक जो था धनानंद यहाँ का शासक था। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है भारत ने प्रथम विदेशी आक्रमण। दोस्तों आपसे पूछा जाए तो ईरानी आक्रमण है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिए। कई लोग सिकंदर का आक्रमण बता देते हैं। ये 516 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अगली बात करें, भारत ने प्रथम यूनानी आक्रमण अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है दोस्तों? सिकंदर का आक्रमण है, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मगध पर जो राजवंश थे, पूरे के पूरे मगध के राजवंश इसमें बता दूंगा, संस्थापक बता दूंगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था आपका महापद्म नंद। ये जो घनानंद है दोस्तों, ये तीसरा शासक हुआ था नंद वंश का। कालाशोक जो है दोस्तों शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था। इसके पहले शिशुनाग रह चुका था। नागार्जुन दोस्तों एक विद्वान है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में। मगध की बात करें दोस्तों तो 16 महाजनपद में से सबसे श्रेष्ठ महाजनपद था वो कौन था? मगध महाजनपद। मगध में अगर पूछे सबसे पहला शासन करने वाला राजवंश कौन था, तो सबसे प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका शिशुनाग वंश। तीसरा कौन सा दोस्तों? तीसरा नंद वंश था। चौथा कौन था? मौर्य वंश। और पांचवा कौन था? शुंग वंश था। सबके संस्थापक रख लो, सबके संस्थापक आपको याद रहना चाहिए। तो इसका जो संस्थापक हुआ था दोस्तों बिंबिसार ने क्या की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आपसे पूछा था शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशरथ की हत्या करके जो शिशुनाग ने क्या थी? शिशुनाग ने ही स्थापना की थी। शिशुनाग ने।
आपसे पूछे नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो फ्रेंड्स महापद्म नंद द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है इसी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। आपसे पूछे पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप, हर्यक वंश को। दोस्तों जो हर्यक वंश का शासक है बिंबिसार, इसके समय पर एक दरबार में जो है राजवैद्य रहा करता था, उसका नाम था जीवक। और जीवक राजवैद्य जो है, जो अवंती महाजनपद हुआ करता था, अवंती में क्या गया था, चंड प्रदोत की सेवा में गया था, क्योंकि उसे क्या हो गया था, पीलिया रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था, पीलिया रोग हो गया था। चलिए अगली बात करते हैं। एक प्रश्न में हमने किसकी बात की, पूरी मगध की बात कर ली। अगला प्रश्न है हमारे पास में, एक कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। फ्रेंड्स ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये जो है भारत है, और इस भारत में अगर आप देखेंगे ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में जो ये राज्य हुआ करता था, कौन सा राज्य, ये राज्य हुआ करता था, इसे क्या कहा जाता था, इसे कहते थे विजयनगर साम्राज्य। क्या कहते थे, इसे जो है विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। और ऊपर वाला जो राज्य हुआ करता था वो कौन होता था, बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। बहमनी में दोस्तों मुस्लिम शासक हुआ करते थे, यहाँ पर हिंदू शासक हुआ करते थे। और इस जो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए हैं, यहाँ पर जो शासन हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। कब, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए बारी बारी इसमें फैक्टों की बात कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं वरना बाद में दिक्कत करेगा। यहाँ समझाने के लिए बताया था। अपने यहाँ फैक्ट देखते हैं। आपसे पूछे विजयनगर में कुल कितने राजवंश हुए हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया है। कौन कौन से, प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों, वो आपका संगम वंश है। दूसरा राजवंश कौन था, वो आपका सालू वंश है। तीसरा राजवंश कौन था, वो आपका तुलु वंश है। चौथा राजवंश कौन था, वो अरविडू वंश है। 4 राजवंशों ने शासन किया है। पूछे प्रथम राजवंश आपसे पूछा जाता है, अंतिम राजवंश पूछा जाता है। संगम वंश की स्थापना दोस्तों दिल्ली में किसका शासन हुआ करता था, इस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। और इनके समय पर 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था हरिहर बुक्का। क्या नाम था, हरिहर प्लस बुक्का नाम के 2 भाइयों ने क्या की थी, दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। उसका नाम क्या था, विजयनगर साम्राज्य था। यहाँ पर प्रथम राजवंश शासन किया। इस राजवंश में दोस्तों कई शासक हुए, देवराय हुआ, हरिहर प्रथम हुआ, फिर बुक्का प्रथम हुआ, इस शासन करते रहे। खैर आगे बात करते हैं। सालू वंश में जो है नरसिंह सालू नाम का एक शासक हुआ, जिसने जो है संगम वंश के अंतिम शासक की हत्या करके क्या बन चुका, ये शासक बन गया। इसमें 2 ही शासक रहे। नरसिंह सालू का एक जो है अगला शासक बना। उसके बाद वीर नरसिंह नाम का एक व्यक्ति हुआ। कौन हुआ, वीर नरसिंह नाम का व्यक्ति हुआ। और वीर नरसिंह ने जो है एक नए राजवंश की स्थापना की। वो कौन था, तुलु वंश था। तुलु वंश में ही दोस्तों बात करें तो एक राजा हुए हैं जिनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था, कृष्णदेव राय नाम था। किस वंश से संबंधित हैं दोस्तों, वो तुलु वंश से ही संबंधित हैं। थोड़ा सा प्रश्न की तो बात ही नहीं की, ये भूल गया। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, तो दोस्तों जो पुर्तगाली थे इनके साथ में जो इनके क्या थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। घोड़ा उड़ा जो है इनसे खरीदने पड़ते थे, तो अरबी घोड़ा यहाँ से खरीदते थे। तो पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित, तो ये हमने बात की तुलु वंश से संबंधित थे। फ्रेंड्स दूसरी बात की जाए कृष्णदेवराय की रचनाएं कौन सी हैं, तो दोस्तों आपसे बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आपसे पूछा जाता है कि आमुक्तमाल्यद किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे, आमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेवराय की रचना है। आपसे पूछे अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो दोस्तों कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। और ये कौन थे दोस्तों, ये विद्वान लोग थे। कुछ भाषा के, तेलुगु भाषा के जो है 8 विद्वानों की मंडली थी। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों मैंने ऊपर समझाया था कि जो है ऊपर बहमनी साम्राज्य हुआ करता था, नीचे जो है हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। दोनों के मध्य में जो है एक युद्ध हुआ। और वो युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1565 में हुआ था। और इस युद्ध में जो है बहमनी साम्राज्य की जीत हुई थी। एक संघ बनाकर के वो लड़े थे, बहमनी साम्राज्य की जीत हुई थी। और ये युद्ध किसके समय पर हुआ था, तुलु वंश के जो है अंतिम शासक थे उन्हीं के समय पर हुआ था, जिनका नाम था तिरुमल। और तिरुमल ने दोस्तों क्या की, फिर एक नए राजवंश की स्थापना की अपन दूर राजधानी ले जाकर के। तो तिरुमल जो है यहाँ का अंतिम राजवंश का संस्थापक था तिरुमल। तो ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश थे, इनके संस्थापक थे, कृष्णदेव राय संबंधित प्रश्न थे। चलिए अगली बात करते हैं। फ्रेंड्स यदि क्लास में मजा रहा है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। बात करते हैं बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो फ्रेंड्स बेगम हजरत महल की बात करें तो 1857 की जो है क्रांति में क्या रही, स्वतंत्रता सेनानी रही। वास्तव में कहानी समझिएगा फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक।
एक राज्य हुआ करता था, उस राज्य का नाम था अवध। और अवध में जो है दोस्तों, यहाँ के जो ब्रिटिश कादर नाम के एक छोटे से मतलब नाबालिग शासक हुआ करते थे। डलहौजी क्या करता है, 1854 में अवध राज्य पर क्या लगा देता है, 1856 में जो है अवध राज्य पर आरोप लगाता है। आरोप यह लगाता है कि यहाँ पर प्रशासन अच्छा नहीं है, यानी कि कुप्रशासन है, और कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध राज्य को क्या कर लेता है, ब्रिटिश साम्राज्य में छीन लेता है। इसका विरोध करने के लिए तुरंत ही 1857 में क्रांति शुरू हो गई। तो बेगम हजरत महल ने जो जम के विरोध किया था। बेगम हजरत महल बाद में जो है दोस्तों कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी, अवध रियासत से संबंधित थी। तो अवध में से संबंधित थी। यहाँ पर अवध जो है दोस्तों कुछ और नहीं है, ये आपका लखनऊ का ही जो है वर्तमान में से लखनऊ कहा जाने लगा है, अवध। बात करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा कि पामरस्टन जो है यहाँ का प्रधानमंत्री था। पामरस्टन जो है यहाँ का प्रधानमंत्री था। दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो जी का मतलब क्या है, गवर्नर जनरल। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स वो कौन था, कैनिंग जो है इस समय गवर्नर जनरल था। आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति में किस संकेत का प्रयोग किया गया था, तो फ्रेंड्स कमल और रोटी जो है भारतीय क्या करते थे, एक दूसरे को बांटते थे। तो ये 1857 की क्रांति का संकेत था। अगली बात करें 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन घोषित किया गया था, तो आप जानते हैं कि जो बहादुर शाह द्वितीय हुआ करते थे, जिसे बहादुर शाह जफर भी कह दिया जाता है, सम्राट घोषित किया गया था। आपसे पूछा जाए अवध का विलय दोस्तों किसने किया था, तो हम जानते हैं कि ये जो है डलहौजी द्वारा किया गया कार्य था। कब किया गया था, 1856 में, और कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर, कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। लक्ष्मीबाई की दोस्तों बात करें तो इन्होंने जो है झांसी में क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। और ह्यूरोज इनके बारे में क्या कथन कहा था, आप जानते होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं बता रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीयों में एक ही क्या है, मर्द है। कथन लक्ष्मीबाई के लिए था। आपसे पूछे अवंतीबाई लोधी दोस्तों, अवंतीबाई लोधी यह है मध्य प्रदेश की लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती हैं और एक रामगढ़ रियासत हुआ करती थी। रामगढ़ रियासत से इन्होंने नेतृत्व किया था। इनके पति विक्रमादित्य लोधी को जो है क्या कर दिया गया था, मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो प्रशासन में वो दुबला पतला बता करके जो क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अवंतीबाई ने भी क्या किया भाई, विरोध किया। और जो कर्नल सी वार्डन नाम का अंग्रेज हुआ करता था, वहाँ का जो अधिकारी था सी वार्डन, उसको क्या कर दिया, मतलब वहाँ के जो तहसीलदार थे उसकी हत्या कर दी, और हत्या करके क्या कर दिया, उसे भगा दिया, जबलपुर में भाग जाता है। तो ये प्रश्न था दोस्तों हमारा चौथा। अगली बात करते हैं आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के विद्वान हुए हैं, विभिन्न प्रकार के इतिहासकार हुए हैं। 1857 का जो विद्रोह था उसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, यानी कि इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये व्यक्ति कौन थे दोस्तों, वी.डी. सावरकर थे। वी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, कि यह जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह है दोस्तों, तो यह बात कही थी बेंजामिन डिज़रायली ने कही थी। किसने कही थी ये बात, जो है बेंजामिन डिज़रायली द्वारा कहा गया था, डिज़रायली। और ये कौन थे दोस्तों, ये एक अंग्रेज थे। ये कौन थे, एक अंग्रेज थे। कैसे अंग्रेज थे, ये ऐसे अंग्रेज थे भाई कि मतलब विपक्ष के नेता। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो क्या थे, विपक्ष के नेता थे ब्रिटेन में। तो इन्होंने ब्रिटेन की जो सत्ता पक्ष की सरकार थी उसकी कमियां निकालने के लिए कहा, हो देखो भाई जो है ब्रिटेन के राज्य में किस प्रकार के भारत में राष्ट्रीय विद्रोह हो रहे हैं, मतलब ताकि सरकार की क्या हो सके, आलोचना हो सके। तो विपक्षी पार्टी ऐसा करती है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा हुआ था बेंजामिन डिज़रायली ने। दूसरी बात आपसे पूछा जाए कि ना राष्ट्रीय विद्रोह है, ना तो ये प्रथम है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये बात किसने कही थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, क्योंकि ये बात है उस व्यक्ति ने कही थी जिसे भारत सरकार ने इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया था। वो कौन थे, आर.सी. मजूमदार थे। कौन थे फ्रेंड्स, वो थे आपके आर.सी. मजूमदार द्वारा ये बात कही गई थी। फिर पूछे आपसे कि प्रथम वाइसराय कौन बने थे दोस्तों। 1857 की क्रांति से जो गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, तो जो उस समय पर था वही वाइसराय बन गया। तो वो कौन थे, आपके कैनिंग साहब जो है वो वाइसराय थे। आपसे पूछा जाए तात्या टोपे का दूसरा नाम, मूल नाम क्या था, तो आप जानते हैं रामचंद्र जो है इनका क्या था, मूल नाम था रामचंद्र देव। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे हमारे इससे संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके समक्ष है
पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जलप्रपातों की दोस्तों बात आई है तो हम सभी जलप्रपात यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे ऊंचे जलप्रपात की दोस्तों बात की जाए तो वो जोग जलप्रपात है। और ये जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात की अगर बात करेंगे, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। किस नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब आप क्या देंगे कि यह जो है शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट प्रपात जो है दोस्तों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती नदी पर जो है स्थित है। और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कौन सा जलप्रपात है? मतलब ये वाला पूछा जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो हम बता चुके हैं अभी कि यह जो है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका यूएसए में स्थित है, दो झीलों के मध्य में बनता है। आपसे पूछे एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह फ्रेंड्स जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में जो है वेनेजुएला देश में पड़ता है। विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, ये भाई क्या है, स्लाइड जो है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लगी हुई है भाई, प्रश्न पहले नहीं लिखनी चाहिए थे। खैर ठीक है, समझते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना की बात करें वो किस पर चल रही है? आपकी नर्मदा नदी पर चल रही है। फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक थोड़ा समझिएगा, मैं अगर बताने का प्रयास करूं, ये आपकी जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम क्या है भाई? जैसे भी इस प्रकार से बना लेते हैं भाई, चलो ठीक है। ऐसे मान लीजिए भारत है और यहाँ पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम क्या है? ये पहाड़ी है आपकी अमरकंटक की पहाड़ी। इस अमरकंटक की पहाड़ी से इस प्रकार से एक नदी निकलती है और यहाँ पर जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। क्योंकि इसके दोस्तों इस साइड देखेंगे तो कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। इस साइड विंध्याचल पर्वत है और इस साइड में क्या है? आपका सतपुड़ा पर्वत है। तो पर्वतों के मध्य में ये है, भ्रंश घाटी में से नदी बहती है, इसलिए बीच में बांध बनाना जो है बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अभी हमने देखा कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? अमरकंटक से जो है इसका उद्गम होता है। जलप्रपात कौन से स्थित है? दोस्तों आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित नर्मदा नदी पर। अवंतीबाई परियोजना दोस्तों ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में ही स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना की बात करें, यह भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, खासतौर से आपके जो खंडवा जिला है वहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये दोस्तों आपकी खरगोन जिले में स्थित है। और खरगोन जिले में कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा पूरी की पूरी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर हैं। तैरता हुआ सोलर पार्क दोस्तों ओंकारेश्वर बांध पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? ओंकारेश्वर बांध पर बनाया गया है, जो कि नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें फ्रेंड्स, ये कहाँ पर बनी हुई है? गुजरात राज्य में बनी हुई है और ये सबसे ऊंचा बांध है नर्मदा नदी पर बनाया हुआ। एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की दोस्तों यह संयुक्त परियोजना है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र का प्रत्यक्ष राजस्थान का प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, लेकिन बिजली मिलती है उसे भी। जो नर्मदा नदी है उसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? इसे जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी जो है दोस्तों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत से दोस्तों क्या है? इसके मतलब मध्य में स्थित है। ये बातें हमने की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड्स वो आपका स्थित है देहरादून में स्थित है। इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करते हैं। वो है राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स इसका जवाब होगा कि राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नीरी की बात करें दोस्तों, तो नीरी जो है, नीरी फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आपको लिखा मिलेगी थी, ऐसा ना मिले। नीरी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। नीरी ही लिखा हुआ था पेपर में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स आपके बताएंगे क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश में है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा हरियाणा में है। आपसे पूछे सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो फ्रेंड्स कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, यानी घास का मैदान जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है
उसी क्या कहते हैं? तो इसका जवाब होगा फ्रेंड्स है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। दोस्तों हम विश्व में जो है पाए जाने वाले विभिन्न घास के मैदानों को देख लेते हैं। आपसे पूछिए कि बेल्ट्स है कहाँ पर कहते हैं? तो दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बेल्ट्स कहा जाता है। आपसे पूछिए सवाना घास भूमि कहाँ है दोस्तों? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो पाई जाने वाली उष्ण घास भूमि को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। प्रेरी घास भूमि आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो घास की भूमि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इस घास में बहुत सारी बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर एक जो गर्म पवन आती है उस पवन का नाम है आपका चिनूक। और चिनूक पवन जहाँ गर्म चलती है तो बर्फ पिघल जाती है और पशुओं को क्या करता है? चरने के लिए प्राप्त हो जाता है। तो ये बर्फ का क्या कर देती है? मतलब पिघला देती है, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? हिमभक्षिणी भी कभी कभी कह दिया जाता है, हिमभक्षिणी भी कह दिया जाता है। चलिए अगली बात करते हैं, लानोस घास के भूमि कहाँ पर पाई जाते हैं? तो आपका जवाब कहाँ पर होगा? लानोस घास भूमि है दोस्तों ब्राजील, तो खासतौर से वेनेजुएला मतलब कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। आपसे पूछे कैंटरबरी कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों न्यूजीलैंड में जो घास भूमि पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? कैंटरबरी कहा जाता है। आपसे पूछे पुस्ताच घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो हंगरी में घास भूमि मिलती है क्या कहते हैं? पुस्ताच कहते हैं। आपसे पूछे यदि कि गुलमर्ग घास भूमि कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा कि दोस्तों ये जो घास के मैदान है भारत में पाए जाते हैं, खासतौर से कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? दोस्तों हमेशा प्राकृतिक प्रदेश में जो जलवायु और वनस्पतियों की समरूपता होती है, भाई मृदा की थोड़ी ना होगी। व्यवसाय तो सभी अलग अलग होते हैं, आर्थिक प्रजातियां भी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या होगा? यही होगा। क्या भाई इसमें फर्क नहीं है? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? दोस्तों अगर जलवायु प्रदेशों की हम बात करेंगे तो विश्व में जो है लगभग 9-10 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। उनमें से जो दोस्तों भूमध्य सागरीय नहीं विषुवतीय प्रदेश है, जैसे ये आप बात करेंगे, ये क्या है हमारे दोस्तों? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में देखेंगे जो 20 से 0 डिग्री रेखा जाती है इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होती है? वर्ष भर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। और सीधी पड़ने से दोस्तों यहाँ पर एक टाइम पर घाम निकलता है, दूसरे टाइम क्या होती है? गर्म मतलब वर्षा होती है, रोज वर्षा होती है। जी हाँ, क्योंकि अधिक तापमान से हमेशा यहाँ पर मानसून बनता रहता है। और जब दोस्तों मानसून बनेगा तो क्या होगा? कोई भी यहाँ व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। सबसे मतलब बहुत बेकार चीज होता है दोस्तों, बहुत पसीना आता है, धौंसा लगता है, ऐसा यहाँ पर। तो यहाँ का सबसे कम विकास हो पाया है, वो सबसे अविकसित क्षेत्र के रूप में से जाना जाता है। चलिए प्रश्नों की बात करते हैं। किस प्रदेश में सर्दी और गर्मी की स्पष्ट ऋतुओं का अभाव होता है? तो दोस्तों वो कौन सा है? मतलब एक जलवायु प्रदेश है, उसका जलवायु प्रदेश कौन सा है जो हम पढ़ रहे हैं? भी बताया है विषुवतीय प्रदेश। यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि दोस्तों कब गर्मी है कब सर्दी है, क्योंकि यहाँ पर डेली वर्षा होती है। तो आपसे ऐसा प्रश्न आता है। आपसे पूछे किस क्षेत्र में सौहनी वर्षा होती है? दोस्तों वो भी कौन सा है आपका? यही वाला है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? विषुवतीय प्रदेश में क्या होती है? सौहनीय वर्षा होती है। सौहनीय वर्षा किसे कहते हैं? दोस्तों इस प्रकार की जो ऊर्ध्वाधर वर्षा होती है इसी को क्या कहा जाता है? सौहनीय वर्षा कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी धूप निकलती है बहुत तेज, तो यहाँ की सीधी जो है धरती से गर्म होकर पवनें कहा जाती हैं ऊपर की ओर जाती हैं। जब ये ऊपर की ओर जाती हैं तो दोस्तों यहाँ के जो आसपास की क्या होगा? पानी होगा, वो भी भाप बन करके कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अंत में फिर ऊपर जाकर क्या होता है? संघनन हो जाता है। और संघनन होने के बाद दोस्तों जब वर्षा का मतलब मात्रा ज़्यादा हो जाती है नमी की, तो फिर संघनन होता है। संघनन के बाद वो वर्षा पुनः होती है। तो एक टाइम यहाँ पर संघनन होता है और एक टाइम क्या होती है? बारिश होती है। तो ये इसी को क्या कहा जाता है? सौहनीय वर्षा कहते हैं। चलिए अगली बात करें, मानव विकास हेतु सबसे आदर्श जलवायु कौन सी है? दोस्तों सबसे अच्छा जो विकास करने के लिए जलवायु है वो कौन सी है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। कौन सी जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु। इसीलिए तो अंग्रेज लोग ज्यादा विकसित हो गए हैं। अगली बात करें, गर्मी सर्दी की ऋतुओं का स्पष्ट विभाजन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों उष्ण यानी कि मानसूनी प्रदेशों में पाया जाता है। किस प्रदेशों में? मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में। जैसे कि भारत में देखो हर कोई बता देगा, ना भी बता देगा कि भाई गर्मी ऋतु आ गई, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी पड़ती है। ठंडियों में देखो भयानक ठंडी पड़ती है, वर्षा में भी
तो यहाँ पर जो है ऋतुओं का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। दोस्तों पूछे आपसे स्पष्ट विभाजन का अभाव कहाँ पर होता है, तो क्या होगा जवाब, विषुवतीय प्रदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर रोज वर्षा होती है, पता नहीं चलता। और कहाँ पर विभाजन स्पष्ट पाया जाता है, वो होगा मानसूनी प्रदेश यानी कि भारत जैसे देश। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नागरिकता है, दोस्तों कैसी नागरिकता है, तो हम बात करें फ्रेंड्स भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता है। और जो अमेरिका में बात की जाए तो वो कैसी है, डबल नागरिकता, यानी कि राज्यों की नागरिकता अलग से मिलती है और संघ सरकार की नागरिकता अलग से मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि नागरिकता संबंधी प्रावधान जो भारतीय संविधान में कहाँ दिए गए हैं, तो आप याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। और भाग 2 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद आपके 5 से लगाकर के 11 तक के प्रावधान जो किसके हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्रावधान कहाँ से लिया गया है, मतलब दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन में भी कैसी है, एकल नागरिकता ही है। संविधान के किस भाग में है, तो अभी हमने देखा कि भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। किन अनुच्छेदों में है, तो अभी हमने ये भी देखा 5 से 11 के मध्य अनुच्छेदों में है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं क्या है भाई, मूल संविधान का हिस्सा थे। जी हाँ, भारतीय संविधान के अगर देखेंगे तो हम कौन से भाई भाग हुए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक तो मूल रूप से मौलिक अधिकार दिए हुए थे। ये बात सही है, पूछता है गलत बताना है। चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, भाई संविधान संशोधन द्वारा कहाँ जोड़े जाएंगे जब ये मूल रूप से थे, गलत है। संसद द्वारा 1952 में कभी नहीं जोड़े गए मूल रूप से, 42वें संविधान धारा हो। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मूल संविधान का हिस्सा थे कौन, मौलिक अधिकार। चलिए जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। प्रावधान कहाँ से लिया गया है, दोस्तों जो मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, इसका आपको जवाब देना है। और इसका जवाब क्या होगा कि हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधान। अगली बात करें किस भाग में जो है दिए गए हैं, तो भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं। आपसे पूछे उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। लोक नियोजन में आरक्षण की दोस्तों बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 16(4) है उसमें लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की गई है। आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार का जो आपात के समय पर हनन कर दिया जाता है वह प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा जर्मनी से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है वो कौन है, आपका न्यायपालिका है, विशेष तौर से सुप्रीम कोर्ट है। आपसे पूछे कि संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है, अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात की जाए तो किसके पास में है, आपका संसद के पास में है। मंत्रिमंडल दोस्तों सरकार है। बात करते हैं मौलिक अधिकारों को दोस्तों जनक किसे कहा जाता है। अगर अमेरिका में पूछा जाए कि जनक किसे कहते हैं मतलब विश्व में, तो उसका जवाब होगा अमेरिका को जनक कहा जाता है। यदि विश्व में पूछे कि मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही पहली बार जो है 1215 में दोस्तों एक अधिकार पत्र दिया था जिसमें जनता के कुछ अधिकारों की बात की गई थी। जन्म तो वहां पर हुआ लेकिन पहली बार संविधान में उल्लेख अमेरिका ने किया था। आपसे पूछा जाए भारत में मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहते हैं, प्रश्न आपके लिए छोड़ दूं क्या, गलत कर देंगे, तो इसका जनक कहा जाता है पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। अगली बात करें संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अभिभावक भी कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। आपसे पूछे संशोधन दोस्तों कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन तो हम बात कर चुके संसद करती है और कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि भाग 3 को कहते हैं क्योंकि भाग 3 में ही मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ये प्रश्न किससे दोस्तों संबंधित, मौलिक अधिकारों से थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितनी न हो। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 में ये दोस्तों बात की गई है, यहाँ पर जो है बालात श्रम का रोक लगाया गया। अनुच्छेद 23 के अनुसार बालात श्रम पर क्या लगाई गई है,
रोक लगाई गई है। और बलात्संग का मतलब क्या होता है कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, बलपूर्वक नहीं करवाया जा सकता है। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों क्या कहा गया है? अनुच्छेद 24 में दोस्तों बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बालकों के जो है मतलब काम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये कारखानों में काम नहीं कर सकते। सवाल यह उठता है कि दोस्तों बालक कौन होगा? क्या जो शिशु अवस्था में है वो बालक होगा? क्या जो चल पा रहा है वो बालक होगा? क्या 20 साल तक का व्यक्ति बालक होगा? तो इसके अनुसार दोस्तों जो व्यक्ति 14 साल तक का हो चुका है, उसके ऊपर निकल चुका है, तो वह बालक नहीं रहा। तो इसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी दी गई है? 14 वर्ष दी गई है। चलिए अगली बात करते हैं। अनुच्छेद 25 दोस्तों किसकी बात करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछे अनुच्छेद 26 में क्या बात की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर बात की गई धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की बात की गई है। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की जो है बातें की गई हैं। आपसे पूछे अनुच्छेद 17 में दोस्तों किस चीज़ की बात है? तो इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? छुआछूत भी कहते हैं। आपसे पूछे अनुच्छेद 18 में क्या बात है? तो आप क्या कहेंगे कि उपाधियों का अंत किया गया है। फ्रेंड्स यदि लगातार ये क्लास है 10 दिन देख लेते हैं तो बहुत सारे फैक्ट जो है बार बार रिवीजन करवाए जाते हैं, जीके चीज रट जाएगा आपका। अनुच्छेद 32 दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसमें दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है और इसी का जो उपयोग करते हुए संविधान में जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। चलिए ये प्रश्न थे हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई। अगला प्रश्न है किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? फ्रेंड्स आप देखिएगा यहाँ पर मैं ये मतलब ये क्या भाई ऐसा पात्र लिए हूँ जो कि जिसे दबाया जा सकता है। अब इसमें क्या भरा हुआ है? गैस भरी हुई है। अब इसे दबाएंगे तो क्या होगा भाई? तो जितना क्षेत्र होता है उसे क्या कह देते हैं? ये आयतन कह देते हैं। और जब ये जल की बूंदें क्या हो जाएंगी, मतलब गैस की हों जल की पास पास आज हो जाएंगे तो घनत्व तो बढ़ जाएगा, दूर हो जाएंगे तो घनत्व तो कम हो जाएगा। जब दबाएंगे तो ये पास पास में आएंगे तो अर्थात घनत्व तो बढ़ जाएगा और ये आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। चलिए तो इसका जवाब दे देते हैं। केवल दाब बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। दाब था ताप दोनों बढ़ते हैं। दाब बढ़ता है और ताप घटता है। दाब तथा ताप दोस्तों दोनों बढ़ता है। ये आपका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम दबाते हैं तो ये पार्टिकल है दोस्तों आपस में टकराएंगे तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है किसी गैस को दबाने। चलिए अगले प्रश्न की मतलब इसके फैक्ट देखते हैं। आपसे पूछे दोस्तों जो गोताखोर होता है समुद्र में डुबकी लगाने वाला किस गैस का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स जो वह होता है वह है हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है। आपसे पूछे बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों अक्रिय गैस भरी जाती है जो कि एक नियॉन होती है। आपसे पूछे भाई लीटर नहीं लाइटर है ये गैस में जलाते हैं वो वाला लाइटर में कौन सी गैस होती है? वो गैस कौन सी है फ्रेंड्स? ब्यूटेन गैस जो है लाइटर में पाई जाती है। एलपीजी में दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस जो है एलपीजी में होती है जिसका सूत्र होता है CH4। बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है दोस्तों? वो भी क्या है? मीथेन ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है जुगाली करने वाले जानवर जो दोस्तों होते हैं आपने देखा होगा भाई अपने घर में जो भैंस होती है और छेरी जो भी होती है बकरियां, तो यहाँ से क्या है वो जुगाली बरियाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो उनसे यहाँ से फेंकना जैसा निकलता है, फेंकना जैसा तो पदार्थ यहाँ पर। तो इससे जो गैस निकलती है वो गैस दोस्तों कौन सी होती है? मीथेन ही होती है। तो ये प्रश्न आपसे UPSC में आ चुका है, तो मीथेन गैस ही होती है। साथ ही साथ मीथेन जो है दोस्तों वह धान के खेत में भी क्या होती है? मीथेन गैस पाई जाती है। और जो दोस्तों गोबर होता है उसमें यानी पशु उत्पाद होते हैं उसमें होती है। कोयला खान में भी दोस्तों क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों वृक्ष की आयु पता करने के लिए इसमें क्या करते हैं? इसके वार्षिक वलयों की संख्या क्या की जाती है? मतलब नापी जाती है और इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र का नाम है ऑक्जेनोमीटर। और ये दोस्तों जो आविष्कार किया था जो भारत के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस था दोस्तों। इनके द्वारा ही यह बात कही गई थी कि पादपों में भी क्या होती है, यानी कि जो पौधे होते हैं पादपों में भी
संवेदना होती है। क्या होती है? संवेदना होती है, यानी कि वह भी अपने बच्चों के दर्द को जो है महसूस करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये बात सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनके द्वारा बताई गई थी और ये सिद्ध भी किया जा चुका है। फ्रेंड्स, जो सत्येंद्रनाथ बोस थे इनके द्वारा एक काम और किया गया था कि रेडियो तरंगों की इनके द्वारा जानकारी दी गई थी। हालांकि वो बात अलग है कि भाई मार्कोनी को कहते हैं कोई भी सूक्ष्म मतलब संचार के लिए रेडियो का आविष्कार किया था, लेकिन जो रेडियो के आविष्कार करने के लिए मूल तत्व था वो किसने खोजा था? सत्येंद्रनाथ ने खोजा था, रेडियो तरंग की जानकारी दी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो है कि अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों, अनुवांशिकता शब्द की बात करें तो वो जोहानसन द्वारा गढ़ा गया था। मेंडल ने दोस्तों क्या दिए थे? अनुवांशिकता के जो है नियम किसके द्वारा दिए गए थे? मेंडल द्वारा दिए गए थे। कितने नियम थे? 3 नियम थे। वाटसन और क्रिक ने जो है, तो अगर आपसे पूछे कि मतलब है जो अनुवांशिकता है इसकी दोस्तों इकाई क्या होती है, आपसे ये पूछे तो अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। जीन दोस्तों अनुवांशिकता की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, रेलवे तंत्र की स्थापना की बात करें दोस्तों ये 1853 में स्थापित की गई थी। जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था डलहौजी। क्या नाम था भाई? डलहौजी। डलहौजी की बात करें दोस्तों, डलहौजी द्वारा जो क्या की गई थी, इसकी रेलवे की स्थापना की गई थी। चलिए, डलहौजी के समय पर कौन कौन से कार्य किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि डलहौजी का दोस्तों कार्यकाल कितना था? तो डलहौजी के दी, ये पेन भाई चलता है क्या यहाँ पर? ये नहीं चलता। अगर पूछे डलहौजी का कार्यकाल कब तक था तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 1848 से लेकर के 1800 जो है ये व्यक्ति 56 तक कार्य कर रहा था। कौन? डलहौजी का शासन था। अगली बात करें कि पंजाब का विलय दोस्तों किसके समय पर हुआ था? तो इसी के समय पर हुआ था, क्योंकि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है, आंग्ल सिख युद्ध जो था इसी के समय पर हुआ था, इसलिए पंजाब का विलय भी क्या कर लिया गया था? इसी युद्ध में कर लिया गया था दोस्तों। पंजाब से ही क्या मिल गया था? कोहिनूर हीरा भी इसी को प्राप्त हुआ था। तो कोहिनूर हीरा दोस्तों किसने, जो मतलब सिख हुआ करते थे, सिखों द्वारा क्या दिया गया? संधि के मुताबिक जो है फिर हीरा देना पड़ा। अगली बात करें सिक्किम पर अधिकार दोस्तों, तो 1854 में जो ये कौन था भाई? डलहौजी था। इसने क्या किया कि जो सिक्किम के जो लोग हुआ करते थे उन पर क्या लगाया? एक आरोप लगाया। आरोप लगाया कि जो अंग्रेज डॉक्टर थे उनके साथ में क्या किया गया है? गलत कार्य किया गया है। और वहां पर सिक्किम पर क्या कर लेता है? ये अधिकार कर लेता है सेना की सहायता से। अगली बात करें कि इनाम कमीशन दोस्तों इसी के समय पर गठन किया गया था। किसका? इनाम कमीशन दोस्तों राजस्व के लिए मतलब भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। इनाम कमीशन गठन किया गया था 1852 में किया गया था। कब किया गया था? 1852 में किया गया था। अगली बात करें हड़प नीति दोस्तों, ये जो है 1848 में लेकर के आया था। और हड़प नीति के तहत जिस राज्य को सबसे पहले विलय किया गया था वो कौन था? सतारा राज्य को हड़पा गया था, पहला राज्य था। और सहायक संधि के तहत कौन था? निजाम का हैदराबाद था। अवध का विलय दोस्तों इसी के समय पर किया गया था, 1856 में किया गया था। और वो कौन था? कुप्रशासन का आरोप लगा करके किया गया था। अगली बात करें वुड डिस्पैच दोस्तों 1854 में किसके समय पर आया था? इसी के समय पर आया था। इसे क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है डिस्पैच को। रेल तथा डाक सेवा की शुरुआत दोस्तों इसी के समय पर हुई थी। इनका जो है इसे जनक भी कहा जाता है। आपसे पूछे शिमला को इसने दोस्तों क्या किया? राजधानी बनाया था, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन गर्मियों में शिमला को राजधानी। साथ ही साथ इसने जो है शिमला में ही सैन्य मुख्यालय बनाया था। सैन्य मुख्यालय बनाया था। आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? दोस्तों वो जवाब आपका डलहौजी ही होना चाहिए था। अगले प्रश्न की बात करें प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन थी? दोस्तों प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन थी? फोर्ट्रॉन। अब थोड़ी सी समझिएगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ, बात के उत्तर हम लिख लेंगे। ये आपके पास में क्या है भाई? कंप्यूटर है। आपके पास में ऐसा मानिएगा ये क्या है? कंप्यूटर। भाई फंडामेंटल समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। अब ये कंप्यूटर दोस्तों आप जानते हैं, तमिल जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो हिंदी नहीं जानता ना। ये तो एक ही भाषा समझता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी भाषा कहते हैं। 0 और 1 वाली भाषा ये समझता है। तो आपका जो ये कीबोर्ड है भाई, आपका मोबाइल भी क्या है? कंप्यूटर है। इसमें आप टाइप करते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश से लिख देते हैं, A B C से लिख देते हैं, लेकिन
और आपने सर्च किया कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रपति का नाम ये है। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ से इनपुट देते हैं, यहाँ पर एक मशीन लगी होती है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। तो बीच में जो है ट्रांसलेटर होता है जो आपकी भाषा को ट्रांसफर कर देता है, किसमें, इस 0101 में कर देता है। जब शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की दोस्तों, इसी प्रकार से टाइपिंग की जाती थी, ये वाला कीबोर्ड नहीं होता था। तो बीच में ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर को लेकर कई बार प्रश्न आ जाता है, लैंग्वेज को लेकर के प्रश्न आ जाता है। तो फ्रेंड्स, दो प्रकार की भाषाएं हो गई थी, जो कंप्यूटर की भाषा हुई थी, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज हो गई, कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ये क्या है, निम्न स्तरीय भाषा थी, और ये कैसी थी, उच्च स्तरीय भाषा थी। उच्च स्तरीय भाषा दोस्तों वो थी जिन्हें हम मतलब क्या कर सकते हैं भाई, जो ये वाली भाषा थी फोरट्रॉन वगैरह, ये वाली जो भाषा थी, मतलब जो कंप्यूटर 0101 में टाइप किया जाता था, इन्हें क्या कहा गया, निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। जिन्हें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती थी वो क्या हो गई, उच्च स्तरीय भाषा हो गई। चलिए देखते हैं अब प्रथम जो उच्च स्तरीय भाषा थी वो कौन थी फ्रेंड्स, है जो फोरट्रॉन है वो क्या थी, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। मशीन भाषा की दोस्तों बात करें, 01 के रूप में होती थी, और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, एडा अगस्टा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एडा अगस्टा द्वारा जो है मशीन भाषा का आविष्कार किया गया था, सबसे पहले होती थी। असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, ये जो है आपके ग्रेस हॉपर द्वारा जो है असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया था। असेंबली भाषा दोस्तों ये सांकेतिक भाषा थी, जैसे कि आपको लिखना है कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉम लिख सकते हैं, तो कॉमर्शियल हो गए थे, एक प्रकार की शॉर्ट भाषा थी। आपसे पूछे फोरट्रॉन क्या है दोस्तों, ये क्या थी, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। फिर पूछे आपको दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, दोस्तों जो एडा अगस्टा थी, लेडी एडा अगस्टा, इन्हें क्या माना जाता है, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। आपसे पूछे ट्रांसलेटर दोस्तों, ट्रांसलेटर मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। एक जो है निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में ट्रांसफर करें, और एक जो है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में ट्रांसफर करें। जैसे कंप्यूटर जो जवाब देता है वो किस में देता है, आपका निम्न स्तरीय भाषा में जवाब देता है, जो हम समझते हैं तो वो क्या होता है भाई, हम समझते हैं उच्च स्तरीय भाषा। तो जो कंप्यूटर बताएगा वो अपनी भाषा में बताएगा, तो हमारी भाषा में पहुंचने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। जो हम बता रहे हैं कंप्यूटर को, वो भी कंप्यूटर हम अपनी भाषा में बताएंगे, तो यहाँ भी एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। और शुरुआत में एक ट्रांसलेटर और बनाया गया था जिसका नाम था असेंबलर, जो असेंबली भाषा को बस ट्रांसलेट करता था। तो तीन प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, और इनमें से ट्रांसलेटर की बात करें कौन कौन से होते हैं, तीन। एक होता है आपका असेंबलर जो शुरुआती था, दूसरा होता है आपका, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक और होता है भाई, तीन ट्रांसलेटर होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी से जुड़े हुए हैं। किस खेल से, यानी हॉकी का क्या कहते हैं, जादूगर भी कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जो हुए हैं इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। इनकी आत्मकथा दोस्तों पूछी जाए तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल इनकी क्या है, आत्मकथा है। विश्वनाथ आनंद दोस्तों ये शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं, शतरंज का जादूगर भी कहा जाता है। आपसे पूछे कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों ये आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, और भारत के लिए पहली बार पुरस्कार जीतने वाली कौन है, यही है, वर्ष 2000 में इन्होंने पुरस्कार जीता हुआ था। आपसे पूछे पीटी ऊषा, इसे जो है उड़न परी भी कहा जाता है और गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। 1978 में जो है ओलंपिक में भाग लिया था, परंतु इन्हें पदक तो मिला था भाई, लेकिन जीतने के लिए नहीं मिला था। वो फाइनलिस्ट जो थी उसका थोड़ी सी कुछ मतलब हेल्थ इशू हो गया था, उसके कारण इनको पदक दे दिया गया था, मतलब पहुंचने के लिए फाइनल। हेमा दास जो है ये दोस्तों असम राज्य से संबंधित हैं, और ये कौन है, धावक हैं, इन्हें जो है ढींग एक्सप्रेस भी कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। मैरी कॉम जो है दोस्तों ये कौन है, मैरी कॉम जो मणिपुर की हैं, और ये जो थी आपकी बॉक्सर थी। सुपर मॉम जो इन्हें कहा जाता है। अगली बात करें पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु का संबंध जो है बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। 2 बार जो है दोस्तों ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली एकमात्र महिला है। अभिनव बिंद्रा का संबंध दोस्तों शूटिंग से है। अगर पूछे आपसे पहला व्यक्ति जिन्होंने गोल्ड जीता हो अकेले, वो कौन है, अभिनव बिंद्रा हैं। 2008 के ओलंपिक में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहां पर ये जीते थे। आपसे मुझे विवेक सागर दोस्तों ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, वर्तमान में ये जो है
डीएसपी का पद और जो है 1 करोड़ रुपए की राशि मिली हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और क्षेत्र वालों को दिया जाता है। किस क्षेत्र वालों को भाई साहब? साहित्य के क्षेत्र वालों को दिया जाता है। चलिए बात करते हैं इसमें। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास दोस्तों ये क्या है? एक संस्था है, इसके द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछे साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। आपसे पूछे कितनी भाषा में दिया जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वहाँ पर 22 भाषाएं दिया जाता है। 22 भाषाएं हैं, उन सभी में जो है एक एक करके सबको दिया जाता है। आपसे पूछे कितनी राशि दी जाती है? दोस्तों जो है इसकी राशि जो है 11 लाख है। एक सरस्वती प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आपसे पूछे प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो जो है जी शंकर कुरूप को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपसे पूछे प्रथम महिला कौन है दोस्तों जिन्होंने ज्ञान पुरस्कार मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? वो कौन थी? आशापूर्णा देवी हैं। हिंदी में प्रथम मतलब किस कवि को जो है हिंदी में पहली बार दिया गया था? तो सुमिंद्रानंदन पंत जी को जो है चिदम्बरा नामक रचना के लिए जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। आपसे पूछे हिंदी भाषा में यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो महादेवी वर्मा है, जो यामा नाम की रचना के लिए जीता था इन्होंने। आपसे पूछे अमिताभ घोष है वो किस में दिया गया है? दोस्तों अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। ये पहली बार दिया गया था अभी जो है 2018 की ही बात है। तो ये फ्रेंडशिप प्रश्न थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगली बात करते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? दोस्तों ये मार्बल कैंसर कुछ नहीं है, अम्ल वर्षा के कारण जो होने वाला भाई ऐसे ऐसी कोई बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर जो है अम्ल वर्षा पड़ती है तो उसमें क्या होता है? एसिड होता है। एसिड होने के कारण वहाँ का पेंट खराब हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं? इमारतों को कुष्ठ रोग भी नहीं कहा जाता है। आपसे पूछे अम्ल वर्षा के घटक दोस्तों कौन से हैं? तो अम्ल वर्षा दोस्तों 2 घटक है मुख्यतः, एक है आपका SO2 और एक कौन सा है? N2O है। ये दोस्तों जल से क्रिया कर लेंगे तो ये क्या बना लेगा? नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। और ये जल से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। अम्ल में बदल जाते हैं जब पानी बरसता है। अगली बात करें इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो अम्ल वर्षा होती है इसे क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। आपसे पूछिए अम्ल वर्षा के कारण नदी के pH मान में क्या होता है? दोस्तों क्योंकि किसी चीज में अम्ल मिला दिया जाएगा तो उसका pH मान घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो pH मान क्या होता है? घट जाता है नदी का। अम्ल वर्षा कैसे होती है फ्रेंड्स? है कैसे होती है भाई समझिएगा। आपकी ये क्या गाड़ी है? ये क्या है? आपकी गाड़ी है, गाड़ी ही है। चलिए गाड़ी है, अच्छी है, ठीक है। ये गाड़ी है मान लीजिए भाई, टैक्सी है। एक पहिया यहाँ दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो टैक्सी है आपकी। अब यहाँ से क्या छोड़ रही है? ये धुआं छोड़ रही है, मतलब पेट्रोल जलने के बाद, डीजल जलने के बाद धुआं छोड़ रही है। उस पेट्रोल में 2 घटक निकलते हैं। कौन से घटक निकलते हैं? एक निकलेगा NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक निकलेगा SO2। अब ये वायुमंडल में क्या हो जाएंगे? उड़ते रहेंगे। पानी कब आया? मौसम आया बरसात का। जब बरसात का मौसम आया तो इसमें क्या मिलेगा? जल मिलेगा, H2O पानी मिल गया। ये दोस्तों क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। ये जो SO2 था क्या बन जाएगा? H2SO4। और ये क्या होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये। अब बताओ जो आपकी जो टैक्सी से धुआं निकला था वो क्या बन गया? एसिड बन गया। अब एसिड खतरनाक होता है ना, तो ऐसे ही जब पानी बरसता है तो बन जाता है। चलिए अगली बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने दिया था? दोस्तों इकोसिस्टम नाम का शब्द जो है AG टेंसले द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पूरा नाम है इनका AG टेंसले द्वारा दिया गया था। चलिए पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े अन्य सवाल देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? दोस्तों पारिस्थितिकी को इंग्लिश में जो है इकोलॉजी कह दिया जाता है। इकोलॉजी, इकोनॉमी नहीं, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द जो दोस्तों दिया था पारिस्थितिकी शब्द, ये दिया था अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। आपसे पूछे हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था? तो आप क्या बताएंगे कि नॉर्मन मायर्स द्वारा जो है हॉटस्पॉट शब्द दिया गया था। आपसे पूछे पारिस्थितिक पिरामिड शब्द किसने दिया था? तो चार्ल्स एटन द्वारा जो है दोस्तों ये शब्द दिया गया था। आपसे पूछे 10% का नियम किसने दिया था? दोस्तों पर्यावरण संबंधित है, ये दिया था लिंडमान ने, लिंडमान द्वारा दिया गया था। आपसे पूछे अलेक्जेंडर
वॉन हाम्बोल्ट को दोस्तों क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हाम्बोल्ट को वॉन इस प्रकार से लिखेंगे, वॉन आधा चांद आएगा, जनक कहा जाता है। आपसे पूछे कि भारत में जनक किसे कहते हैं पारिस्थितिकी का, भारत में जनक, तो आपका जवाब क्या होगा, रामदेव मिश्रा को जो है भारत में जनक कहा जाता है। आपसे पूछे प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, दोस्तों सूक्ष्म जीव होते हैं, विशेष तौर से जो कवक है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। उत्पाद कौन होते हैं दोस्तों, उत्पाद यानी कि इंग्लिश में बोले भाई प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होते हैं दोस्तों, जो हरे पादप जो अपना भोजन, यानी कि मैं पादप लिख देता हूँ, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वही क्या होते हैं, उत्पादक, उत्पादक होते हैं। ठीक, तो ये फ्रेंड प्रश्न थे हमारे, जो है 25 प्रश्न थे। आपको ये क्लास यदि दोस्तों यूजफुल लगी है, उपयोगी लगी है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।